हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं, उनके मैं बायोलॉजी का कर रही हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसका हम करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये है उसका पार्ट 3। इस वीडियो में हम पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहले ही हमने दो वीडियोस पोस्ट कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाया है कंप्लीट, लगभग 4 या 5 दोनों में। तो जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट करें, या फिर हमने जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पोस्ट किया है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। 4 जो इसमें टॉपिक्स हैं वो 4 वीडियो में 4 पार्ट में हमने पोस्ट किया है वो भी, ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सके और जो भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से डील कर सके, उसके साथ उसे अच्छे से लिख सके। तो हम कर लेते हैं इस वीडियो को शुरू, जिसमें हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो वहन तंत्र के जो घटक हैं, जो परिवहन तंत्र का घटक है, जो हमारा परिवहन तंत्र है मानव में, जिसके द्वारा क्या होता है, रक्त का परिवहन मान सकते हैं, या फिर हमारा जो भी परिवहन तंत्र के कार्य हैं और जो परिवहन तंत्र का जो भी भाग है, घटक है, वो कौन कौन सा है और इन घटकों के क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, हम वो देखेंगे और वो ही हमें लिखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वहन होता है किसी भी चीज का हमारे बॉडी में, वो क्या होता है, वहन तंत्र के, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है हमारे पूरे शरीर में, तो इसे क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे बोलते हैं। और जिसके प्रमुख घटक क्या क्या है, तो सबसे पहले जो प्रमुख पार्ट है, प्रमुख घटक है, भाग है, वो है हृदय। हृदय क्या है, तो हृदय सबसे पहले हम जान लेते हैं वो है क्या, ये एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है। तो हृदय कैसे कार्य करता है, एक पंप की तरह। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। एक मसल है, पेशी मतलब मसल्स है, मसल है, इसमें मांस पेशी में आप पेशी पढ़ते तो इस मसल से बना हुआ है, और ये क्या है, पंप की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरे शरीर में भेजता है, पंप करता है। जैसे पंप कार्य करता है, क्या करता है, पंप पानी को निकालता है बाहर, वैसे ही हमारे शरीर में जो हार्ट है वो पंप की तरह कार्य करता है, ये ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, तो हार्ट क्या कर रहा है, एक पेशी पंप की तरह कार्य करता है, ये रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है। और ये कैसे बना हुआ है, तो इसकी 4 कक्षाएं हैं। इसकी क्या है, 4 कक्षाएं हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। तो 2 अलिंद होते हैं, दायां और बायां अलिंद, और निलय भी 2 होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। तो 4 इसके कक्षा होते हैं, 4 पार्ट होती है, जिसमें ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ब्लड का क्या होता है, संचरण परिसंचरण होता है। तो दूसरा पार्ट है हमारे रक्त परिवहन तंत्र या वहन तंत्र का, वो है ब्लड। तो पहला पार्ट था हृदय और दूसरा पार्ट है ब्लड। तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ये क्या, कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल फॉर्म में रहता है। और यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ सभी को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, स्थानांतरित करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, भेजता है। ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी पोषक तत्व है, वो हमारे शरीर के एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचती है। या फिर आप हार्मोन्स या उत्सर्जी पदार्थ भी जो है उसको ब्लड ही स्थानांतरित करता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ब्लड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हार्ट क्या कर रहा था, ब्लड को पंप कर रहा था, लेकिन ब्लड क्या कर रहा है, जितनी भी चीजें हैं उसको कैरी कर रहा है। वो हवा को भी कैरी कर रहा है, तो हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है। फिर पोषक तत्व जो बने पोषण की प्रक्रिया के द्वारा, क्या है पोषक तत्व, तो जो मिनरल्स बने, विटामिन बने, जो प्रोटीन है, वो सब, जो फैटी एसिड्स है, इन सबको क्या करता है, ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में, हार्मोन्स पे क्या करता है, हमारा पूरा मूड भी डिपेंड करता है, और बहुत सारी जो क्रियाएं हैं शरीर की वो भी डिपेंड करती है। तो हार्मोन को भी कैरी करता है, और फिर उत्सर्जी पदार्थ को भी ये कैरी करता है। जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ हैं, उससे भी ये क्या करता है, उसके भी स्थानांतरण में और उसके परिवहन में मदद करता है। तो रक्त के अब हम घटक देख लेते हैं। जैसे हमने देखा हार्ट के 4 भाग थे, तो इसी तरह रक्त में क्या
क्या होता है? तो रक्त में सबसे पहले होता है आरबीसी, लाल रक्त कण, जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी वजह से ही होता है हमारे ब्लड का कलर रेड, और आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और पूरे शरीर में रक्त के द्वारा उसका क्या होता है? परिसंचरण होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। डब्ल्यूबीसी आ गया दूसरा पार्ट। आरबीसी था रेड ब्लड सेल, वो क्या कर रहा था? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचा रहा था। अब है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण, जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है। व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर को क्या करता है? बीमारियों से बचाता है। और उसके बाद प्लेटलेट्स आ गया, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगर हम आपको कहीं चोट लगती है और आपका रक्त बहता रह जाएगा तो आपको क्या होगी? ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, समस्या होगी। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? हमें उस चीज से ही बचाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का जब एक क्लॉटिंग आप बोल सकते हैं, रक्त को बहने से रोकता है इसका क्लॉटिंग करके, और इससे क्या होता है? हमारे चोट अगर आई है कहीं तो उससे क्या होगा? रक्त ज्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकलेगा। तो ये प्लेटलेट्स का काम था। और फिर प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा बनाता है, यह रक्त का तरल भाग है जिसमें खनिज, ग्लूकोज, हार्मोन आदि घुले होते हैं। तो हमने देखा उत्सर्जित पदार्थों का भी और पोषक तत्वों का, सबका ये क्या करता है? रक्त परिवहन करता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में ही, प्लाज्मा जो तरल भाग है उसका, उसी में खनिज, ग्लूकोज, हार्मोन आदि चीजें घुली होती हैं। हमने क्या देखा? कौन कौन से भाग थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो आरबीसी में क्या था? ऑक्सीजन था। डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा था? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा था, उसकी रोग प्रतिरोधक की तरह वो काम कर रहा था। प्लेटलेट्स क्या? रक्त का थक्का बनने में मदद करती थी। और प्लाज्मा क्या है? तरल भाग है ब्लड का, और उसी में क्या होता है? जितनी भी पोषक तत्व होते हैं या फिर खनिज होते हैं या फिर क्या है, हमारा हार्मोन्स है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें उसी में स्टोर होती हैं और पूरे शरीर में उसका परिवहन होता है। तो ये था दूसरा भाग, ब्लड, रक्त। हमने दो चीजें देख ली, वाहन तंत्र, परिवहन तंत्र, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, फिर हमने देखा ब्लड। अब तीसरी चीज है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो इसका पार्ट भी है धमनी, आर्टरी, सिरा, वेन्स और केशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरी क्या होता है? हृदय को रक्त से बाहर ले जाता है। तो रक्त वाहिकाओं में क्या है? ब्लड वेसल में धमनी, आर्टरी इसका भाग है जो क्या करता है? हृदय को रक्त से बाहर ले जाता है, सॉरी, रक्त को हृदय से बाहर ले जाता है। ठीक है, तो हृदय में जो रक्त को पंप करके शरीर में पूरे भाग तक भेजना होता है वो किससे निकलता है? धमनी से निकलता है। और धमनी क्या होती है? मोटी होती है। धमनी स्ट्रांग है और वो क्या करता है? पंप की तरह जब हार्ट काम करता है तो पंप में जो पाइप, आप एक बोल सकते हैं, मजबूत पाइप की तरह काम करता है धमनी। और रक्त का क्या होता है? पूरे शरीर में भेजने का काम एक तरह से धमनी ही करता है। फिर हमारा रक्त वाहिकाओं में सिरा है। सिरा क्या होता है? शरीर से रक्त को हृदय में वापस ले जाती है। पूरे शरीर से जो ऑक्सीजन का जब यूज हो गया तो पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसे क्या करता है? सिराओं के द्वारा फिर से क्या करते हैं? हृदय में ले जाते हैं। और ये काम कौन करता है? सिरा करता है। ये काम सिराओं के द्वारा, वेन्स के द्वारा होता है। और उसके बाद थर्ड पार्ट है केशिकाएं, कैपिलरीज। ये बहुत पतली होती है और गैसों तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। कैपिलरीज केशिकाओं के ही द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन या फिर गैस या फिर अदर जो पोषक तत्व मिलता है उसका आदान प्रदान होता है केशिकाओं के थ्रू। तो ये था तीसरा भाग। पहले था हार्ट, दूसरा था ब्लड, और तीसरी हो गई ब्लड वेसल्स, रक्त केशिकाएं, जो है मानव परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट। तो ये था उसका कार्य भी हमने देख लिया, पार्ट भी देख लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? तो स्तनधारी कौन होते हैं? जो जीव स्तनधारी हैं और पक्षी हैं। ये क्या पक्षियां भी स्तनधारी हैं? तो ऐसे जो जीव हैं उनमें
ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित ब्लड कौन है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। विऑक्सीजनित ब्लड कौन है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो शुद्ध और अशुद्ध ब्लड भी आप बोल सकते हैं। रुधिर क्या हो गया? ब्लड हो गया, खून हो गया, हमारा रक्त हो गया, रुधिर। तो इन्हें अलग अलग रखना क्यों आवश्यक है? तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है उसे मिलाना क्यों नहीं चाहिए और उसे अलग रखना स्तनधारियों में या फिर पक्षियों में क्यों जरूरी है? ये हमारा क्वेश्चन। आ जाता है अपने आंसर पे। तो स्तनधारी जैसे मनुष्य क्या स्तनधारी हैं, और पक्षी उच्च उष्मीय जीव हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या है? उच्च उष्मीय जीव, वार्म ब्लडेड होते हैं। और इनकी क्या है? इन जीवों में ऑक्सीजनित ब्लड, ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, और विऑक्सीजनित कार्बन डाइऑक्साइड रिच। विऑक्सीजनित में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होता है। रक्त का पृथक्करण बहुत जरूरी होता है। तो उनका दो टाइप का रक्त है, उससे अलग रखना, पृथक्करण मतलब अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ऐसे स्तनधारी जीव है या पक्षियां हैं, इन्हें क्या है? इनमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्यों पूछा जा रहा है रीजन? तो पहला रीजन है उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जीव अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, ये अपना तापमान बदल नहीं सकते, इसीलिए इन्हें बोला जाता है वार्म ब्लडेड। ये क्या है? एक ही तापमान मेंटेन करते हैं। ये नहीं कि ठंडा आया तो हम गर्म कर अपना टेम्परेचर बढ़ा ले ताकि हमें ठंड ना लगे, या फिर गर्मी आए तो टेम्परेचर कम कर ले हमें ठंड महसूस हो, ऐसा नहीं होता। हम वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर एक जैसा रखते हैं। ठीक है, तो चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो, अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। इसके लिए भी हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो केवल प्रचुर ऑक्सीजन से ही मिल सकती है। तो जिसमें ऐसे जो जीव हैं, इन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उच्च ऊर्जा में तभी मिलेगी जब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास हो, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में उपस्थित हो। इसीलिए भी क्या है? जरूरी है रक्त का पृथक्करण। सबसे पहले था प्रभावी कोशिकीय श्वसन। हमने पहले क्या देखा? अलग अलग रखना क्यों जरूरी है? ताकि हम ऊर्जा जो है, हमें जहां ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज्यादा है वहां से हम ज्यादा ऊर्जा ले सके, क्योंकि स्तनधारी क्या है? वार्म ब्लडेड है, अपना तापमान मेंटेन रखने के लिए उन्हें उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है। और उच्च ऊर्जा में कहां मिलेगी? जब ज्यादा ऑक्सीजन हो हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या होते हैं? ऑक्सीजनेट जो ब्लड है उसे अलग रखते हैं, और अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसे अलग रखते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जहां ब्लड की ज्यादा मात्रा है और वहां ऑक्सीजन ज्यादा है, उस ब्लड का हम उपयोग कर सके, उस ऑक्सीजन का हम उपयोग कर सके, और हमारा जो तापमान है शरीर का उसे मेंटेन कर सके। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या है अलग रखने का ब्लड को? प्रभावी कोशिकीय श्वसन। तो कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है कोशिकाओं में हमारे, तो ऑक्सीजनित जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, कोशिकाएं अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करेगा कोशिकाओं में, किसमें? श्वसन की प्रक्रिया में, तो ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो यदि रक्त मिल जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो अगर दोनों रक्त मिल जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और जिसमें है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में घटने लगेगी, और जिससे क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए हम अलग अलग रखते हैं दोनों तरह के ब्लड को, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है उसमें से उन कोशिकाएं क्या करती हैं? श्वसन की क्रिया करती हैं, और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर आगे हमारा क्यों हमारा हृदय 4 कक्षीय है? हमारा ये आ गया रीजन, तीसरा रीजन बोल सकते हैं, 4 कक्षीय हृदय है। इसलिए स्तनधारियों और पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें दोनों रक्त कभी नहीं मिलते। अलग रखना इसलिए भी हो जाता है इजी, क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? 4 कक्षाएं हैं। तो चारों कक्षाओं में क्या होता है? 2 अलग रक्त कभी मिलते नहीं है। जो हमारा डुअल सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड का, क्या है? ब्लड 2 बार हमारे हृदय में जाती है और फिर शरीर में आती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी वजह से जो है दोनों रुधिर मिल नहीं पाते हैं। ऊर्जा की अधिक आवश्यकता और कुशलता से ऊर्जा उत्पादन के लिए यह पृथक्करण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बन सके और हम उस ऊर्जा का कुशलता से उपयोग कर सके, अच्छे से उपयोग कर सके। इसलिए भी रक्त को अलग रखना आवश्यक है। यही था इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हम क्यों अलग अलग रखते हैं स्तनधारियों में। क्योंकि क्या है, हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत
जरूरत होती है, हमें तापमान मेंटेन करने में, या फिर हम बहुत एक्टिव है तो ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है। तो ऊर्जा ज्यादा कहाँ मिलेगी? जब हमारी ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम उस ऑक्सीजन का यूज करके कोशिकाओं में क्या करें, कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बनाएंगे। तो यही रीजन था हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था उसका वो आंसर था। थर्ड क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो अभी हमने क्या देखा, वहन तंत्र के घटक किसमें? स्तनधारियों और जानवरों और पक्षियों में हमने देखा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं जो वहन तंत्र है उसके घटक उच्च संगठित पादप, जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो उच्च संगठित मतलब जो इवॉल्व्ड है, जिसमें क्या है, ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे जो पादप है उनमें जो वहन तंत्र है, उनका परिवहन तंत्र में कौन कौन सा घटक है? हमने क्या देखा, हमारे में क्या क्या घटक था? तो हमारे में था हृदय, हमारे में था रक्त, फिर रक्त केशिकाएं। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, इनके परिवहन। हमारा परिवहन तंत्र क्या होता है, हमारे रक्त के द्वारा होता है, लेकिन जो पादप होते हैं उसका वहन तंत्र किससे मिलकर बना है, अब हम आगे जानेंगे। तो पादपों का जो वहन तंत्र है दो प्रकार के उत्तकों से बना होता है। पेड़ पौधों का जो परिवहन तंत्र है वो क्या होता है, दो प्रकार के उत्तकों से बना होता है। तो पहला उत्तक है जाइलम, दूसरा उत्तक है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम का क्या काम है, परिवहन तंत्र में क्या योगदान है उसका? तो यह जड़, पौधे की जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का वहन करता है। ये किस चीज का वहन करता है? ये जड़ जो है, पौधों की जड़ों का में जाइलम उत्तक होता है और वो क्या करता है, जल और खनिज लवण का वहन करता है। जाइलम उत्तक के द्वारा ही जड़ से जल का पत्तियों तक पहुंचती है। ये क्या करता है, जाइलम करता है जल और खनिज लवण के परिवहन का काम, जो जड़ से ये पत्तियों तक पहुंचाता है, ये जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। ये एक ही दिशा में काम करता है, जाइलम उत्तक क्या करता है, एक ही दिशा में काम करता है। ये बस जड़ से पत्तियों तक किसको ले जाता है, पानी और खनिज लवण को। और फिर इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैराकाइमा होते हैं। इनका जो पार्ट है, ये सब पार्ट है जाइलम का। इसका मुख्य काम दो ही है, ये क्या करता है, जल और खनिज लवण का परिवहन करता है और एक दिशा में करता है, एक ही दिशा इसका परिवहन होता है, सीधा ऊपर से नीचे से ऊपर, जड़ से पत्तियों तक, ठीक है। अब दूसरा उत्तक कौन सा है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, यह पौधे के पत्तों से अन्य भागों तक भोजन या शर्करा जो ग्लूकोज बना उसका वहन करेगा। तो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम करता है खनिज जो पोषण बना, भोजन बना, ठीक है, उसका ये क्या करता है, परिवहन करता है। पत्तियों में भोजन तैयार हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है पौधों में, पादपों में, पत्तियों में, क्योंकि वहां ही ऑक्सीजन उपस्थित है, वहां ही हमारा हीमोग्लोबिन उपस्थित है। ये सारी चीजें, सनलाइट भी वहीं से आ रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं मिलके वहां पत्तियों में क्या हो रहा है, भोजन बन रहा है। पोषण की प्रक्रिया में भोजन वहीं बन रहा है। तो भोजन सिर्फ पत्तियों को नहीं चाहिए, पूरे जो उसका बॉडी पार्ट है पादपों का, वहां तक परिवहन उन भोजन का जरूरी है, तो उसमें हेल्प करता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है, फ्लोएम उत्तक। और ये द्विदिशीय है, ये पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है, जड़ तक, डहनियों तक, डालियों तक, और इसका फिर जड़ से भी पत्तियों तक ये ले जाता है खाना को। अगर खाना जो है इसका चारों तरफ ये ले जाता है, ये जैसे जाइलम था, इसका क्या हो रहा था, जड़ से सिर्फ जल को और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचा रहा था ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके। लेकिन जब होने के बाद भोजन बन गया, पोषण के लिए भोजन रेडी है, तो इसको क्या करता है फ्लोएम, पूरे शरीर तक, उसके पौधे के हर पार्ट तक उसे पहुंचाता है। तो इसका जो है ये द्विदिशीय है, ये दोनों दिशाओं में काम करता है, और जाइलम एक दिशीय है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का परिवहन, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो ये था दोनों में डिफरेंस, और यही थे दो ही उत्तक, दो प्रकार के पाए जाते हैं। वहन तंत्र जो पौधे का है बहुत सिंपल है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक होते हैं। जाइलम करता है एक दिशा में जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन, और फ्लोएम करता है भोजन का हर दिशा में, द्विदिशीय बोल सकते हैं, परिवहन। ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे अपने फोर्थ क्वेश्चन में, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पादप पेड़ पौधों में जो जल और खनिज लवण का परिवहन है वो कैसे होता है। तो कौन करता है उसका परिवहन, हमने अभी देखा जाइलम करता है। तो जाइलम कैसे करेगा परिवहन वो हम देखेंगे। तो पौधे में जाइलम उत्तक जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, कौन, जाइलम उत्तक, ठीक है।
तो इसका प्रवाह जड़ों से पत्तियों तक होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है, जड़ से पत्तियों तक ये जल को और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है जड़ से। और इनमें क्या क्या क्रियाएं होती है, जो क्रियाएं हैं इसको जल को ऊपर ले जाने, पत्तियों तक ले जाने में, वो अब हम देख लेते हैं। तो रूट प्रेशर, जड़ दाब होता है, जड़ की कोशिकाएं मिट्टी से जल अवशोषित करती हैं, इससे दबाव उत्पन्न होता है और जल को ऊपर की ओर धकेलता है। तो दबाव कब उत्पन्न होगा वहां पे, क्योंकि जड़ को जल से जब अवशोषण हो रहा है जल का, तो वहां जल ज्यादा मात्रा में आ गया, तो दबाव वहां पे क्या हुआ, बढ़ गया। तो दबाव जहां पे बढ़ेगा वो कम दबाव की ओर जाना चाहेगा, जो वहां पे चीजें हैं। तो दबाव जहां पे उच्च है वो कहाँ, निम्न दाब की ओर जाना चाहती है। तो जल का क्या होता है, पत्तियों की तरफ हो जाता है परिवहन। तो जब जड़ दाब है वहां पे क्या होता है, दबाव उत्पन्न हुआ, ज्यादा उच्च दाब उत्पन्न हुआ, तो इससे जल क्या हुआ, ऊपर की ओर वो एक तरह से उसका परिवहन हो जाता है। ऐसे ही होता है जड़ दाब की वजह से परिवहन। दूसरा है परासरण की वजह से होता है परिवहन। किसकी वजह से, परासरण की वजह से। ये जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार गति है जो जल को जड़ों से जाइलम तक पहुंचाती है। तो जल के अणु की जो झिल्ली है उसके आर पार की गति को परासरण कहते हैं। परासरण की प्रक्रिया होती है और इससे क्या होता है, जल जड़ों से जाइलम तक पहुंचती है। ठीक है, जड़ से जाइलम उत्तक तक परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। जल जो है जड़ से जल लिया गया, अब उसे जाइलम उत्तक तक किस क्रिया द्वारा पहुंचाया गया, परासरण की क्रिया द्वारा, ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, और वो पहुंचा जल, फिर जाइलम उत्तक ने जल को पहुंचा दिया पूरे पत्तियों तक, तना तक, जो टहनियां है हर जगह। ठीक है, फिर तीसरा हमारा कैसे होगा क्रिया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशनल पूल जो है, पत्तियों में जलवाष्प के रूप में जल निकलता है जिससे खिंचाव उत्पन्न होता है। पत्ती से जलवाष्प के रूप में क्या होता है, जल निकल जाता है। पत्तियों में जो श्वसन की क्रिया हुई उसमें जल भी बना और जल क्या हुआ, निकल गया, स्टोमाटा से, रंध्र से जल निकल गया, तो वहां पे क्या हो, दबाव कम हो गया। तो हमने क्या जाना कि जल, क्योंकि जड़ से जल लिया जा रहा है वहां दाब ज्यादा है, और पत्तियों में हो गया दबाव कम क्योंकि वहां से जल निकल गया। तो क्या होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हुआ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई और जल बाहर निकला। तो जो जल जड़ में था वो उसका फिर जाइलम उत्तक द्वारा परिवहन होकर वो पत्तियों तक पहुंचा, क्योंकि वहां दाब कम है। यही रीजन था, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, या खिंचाव जड़ों से जल को ऊपर तक खींचता है। यह सबसे प्रभावी तरीका है, यही सबसे क्या है, प्रभावी तरीका है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल पत्तियों से बाहर निकल जाती है, वहां दाब कम हो जाता है। तो उच्च दाब जो जड़ के पास जो जल है वहां उसकी वजह से बना, उसकी वजह से जल ऊपर चली जाती, ऊपर उसका खिंचाव हो जाता है, जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ये क्या है, मेन तरीका है जाइलम उत्तक जैसे जल को पहुंचाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं फिफ्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप जो है, जो पेड़ पौधे उसमें जल का स्थानांतरण कैसे होगा, सॉरी भोजन का स्थानांतरण कैसे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमने जल का स्थानांतरण देख लिया, हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं भोजन का स्थानांतरण कैसे होगा, भोजन का परिवहन कैसे होगा। तो हमने देखा जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचा रहा है, जल का परिवहन कर रहा है। अब फ्लोएम जो उत्तक है, दूसरा उत्तक, वो क्या करेगा, भोजन को पहुंचाएगा, भोजन को हर पार्ट में पहुंचाएगा। उसमें क्या होता है, भोजन को वो पत्तियों से हर पार्ट तक, पेड़ के हर पार्ट तक पहुंचाता है। तो पौधे में भोजन मुख्यतः शर्करा या ग्लूकोज, जब श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बना पोषण के लिए, वो कैसे बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज या फिर शर्करा, सुगर आप बोल सकते हैं। तो वो बना, उसके बाद उसका स्थानांतरण कौन कर रहा है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहलाती है। तो जब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों में हुई और उसके द्वारा बन गया ग्लूकोज या शर्करा, या उसका फूड बोल सकते हैं, भोजन बोल सकते हैं, और वो क्या हो रहा है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा उसका हो रहा है स्थानांतरण, उसे बोलते हैं स्थानांतरण। उत्तक के द्वारा हो रहा है उसका परिवहन, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पत्तियों से पूरे शरीर के भाग तक पहुंचाना, ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहलाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, तो सबसे पहले होगा भोजन निर्माण, और ये होता है पत्तियों में, यहीं पे होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और यहीं पे बनता है ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, शर्करा या ग्लूकोज या फिर सुगर के रूप में भोजन हो गया रेडी। उसके बाद होगा लोडिंग, सबसे पहले हुआ निर्माण पत्तियों में भोजन का, अब उसके बाद लोडिंग होगा। तो पत्तियों से भोजन को सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा फ्लोएम की सीव ट्यूब
ट्यूब्स में भेजा जाता है। लोडिंग होता है, मान लीजिए आपके घर में कुछ माल रेडी हुआ, अब आप लोडिंग करके उसे बाहर भेज रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, खाना रेडी हो गया, अब उसे लोड करके बाहर भेजना है, पूरे बॉडी पार्ट तक पेड़ों के उसे पहुंचाना है। तो सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो भोजन क्या होता है, जो फ्लोएम उत्तक है उसके सीव ट्यूब्स, फ्लोएम उत्तक का यह है भाग, सीव ट्यूब्स में भोजन को भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, सीव ट्यूब्स में भोजन हो गया लोड। अब उसके बाद दबाव बहाव सिद्धांत, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के जरिए फ्लोएम में भोजन की सांद्रता बढ़ने से जल प्रभावित होकर दाब उत्पन्न करता है। यह दाब भोजन को स्रोत से गंतव्य तक ले जाता है। वहां पे क्योंकि भोजन है, वहां पे भोजन की वजह से, भोजन की मात्रा की वजह से वहां दाब बढ़ गया, तो दाब बढ़ेगा तो हमेशा वो जो भी चीज जहां दाब बढ़ा वो कम दाब की ओर जाना चाहेगी। इसकी वजह से होता है दबाव बहाव के सिद्धांत से भोजन क्या होता है, स्रोत, पत्तियां उसका सोर्स है, वही खाना बना है। उसके बाद गंतव्य बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन, वो क्या है, फल, जड़, बीज, टहनियां, डाली, तना, सब जगह वहां पे फ्लोएम उत्तक के द्वारा उसको जहां लोड हुआ उसमें उससे वहां ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहां तक उसे पहुंचा दिया गया, गंतव्य तक, उसके डेस्टिनेशन तक। अब यहाँ पे हुआ इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लोडिंग के बाद अब अनलोडिंग हो जाएगा। अब जो है खाना जहां पहुंच गया, कहाँ कहाँ पहुंच गया, पत्तियों तक, पत्तियों से पहुंच गया जड़ तक, फल तक, बीज तक, या फिर तना तक, टहनियों तक। अब वहां पे उन्हें जाके खाने को उतार दिया जाएगा, अनलोड कर दिया जाएगा। गंतव्य स्थान पर भोजन फ्लोएम से बाहर निकाला जाता है और कोशिकाओं से संग्रहित या उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं में फ्लोएम उत्तक के द्वारा खाना वहां पे बाहर निकाल दिया गया। अब वो क्या होगा, कोशिकाएं जो वहां की हैं उसमें वहां हो गया, उसे स्टोर कर लिया गया। जो फल, जड़, बीज में जो कोशिकाएं हैं वहां पे खाना हो गया स्टोर, अब वहां पे होगा उसका यूज। तो ऐसे ही क्या होता है, पादपों में भोजन का पूरा स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। और अब हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, तो अब हम जान लेते हैं हमारा थोड़ा अपना रोशनी पब्लिकेशन के बारे में। जो इंट्रो है मैं वो आपको दे देती हूँ ताकि आपको पता चल सके हमारा चैनल है किस बारे में। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डालें, आई विल गेट बैक टू यू। मैं जरूर आपके क्वेश्चन, आपके क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। और अब आ जाते हैं हमारे रोशनी पब्लिकेशन की जो कैप्टन सीरीज है, ये 17 सालों से हमारा पब्लिकेशन पब्लिश करा है। उसको अच्छे बहुत ही शिक्षकों के मार्गदर्शन के द्वारा ये किताबें तैयार की गई हैं। तो कैप्टन सीरीज में हमारी हिंदी के लिए गोधुली, संस्कृत के लिए पीयूषम और इंग्लिश के लिए रेनबो की जो सीरीज है वो आप परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को विजिट करके, जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप विजिट कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, Amazon, फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर सकते हैं अपने नजदीकी बुक स्टोर्स को। ये सारी किताबें, कैप्टन सीरीज की किताबें वहां पे अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक पर्सनलाइज्ड बुक, जिसमें आपको सारी जितनी भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो कंपाइल करके हर सब्जेक्ट्स की दी हुई हैं, जो एग्जाम के लिए आज से बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज कीप शोइंग अस सपोर्ट। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून्ड।